Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dr. Kuldeep Singh Yadav, an MBBS doctor and a COVID warrior. आज का एपिसोड होगा वार्तालाप विद कुल्लू एपिसोड नंबर 3। जैसे कि आपने देखा था पहले एपिसोड में मैंने मेरी ही यूनिवर्सिटी के मेरे ही बैच के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर निसक शाह को इनवाइट किया था। उनके साथ उन्होंने कैसे 200 प्लस MCI में मार्क्स अपने लाए, उनकी स्ट्रेटजी देखी थी। सेकंड एपिसोड में डॉक्टर बंसरी पटेल जो कि मेरी ही यूनिवर्सिटी की मेरी जूनियर है, उनसे हमने क्या NMC के बाद भी अब्रॉड में MBBS करना चाहिए उसके बारे में देखा था। और ये एपिसोड में मैं मेरी ही दोस्त डॉक्टर निशिता कारुलकर जो कि अभी अहमदाबाद BJ मेडिकल में इंटर्नशिप कर रही है, उनसे हमने जाना है कि जो बच्चे जून के लिए अपीयर हो रहे हैं MCI में उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जो लोग दिसंबर की FMG की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या ट्रिक्स और टिप्स होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Before introducing myself, first of all, I would like to congratulate you and thank you. You are doing a commendable job and a great job. It's really good to see someone is taking so much of efforts for us FMGs, especially in this time जब तुम्हारी खुद की COVID ड्यूटी है. So yeah, claps for you. So थैंक यू डॉक्टर। talking about myself, Dr. Nishita Karulkar. I have completed my MBBS from Penza State Medical University, Russia. I cleared my FMG in December 2020, and currently I'm doing my internship in BJ Medical College and Civil Hospital, Ahmedabad. थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रो डॉक्टर। आई वेलकम यू ऑन द शो वार्तालाप विद कुल्लू एपिसोड नंबर 3। Thank you so much. I'm glad. मी टू, आई एम ग्लैड आप आज उपस्थित हैं हमारे साथ FMG डॉक्टर्स को गाइड करने के लिए आपके एक्सपीरियंस के थ्रू। I really hope कि ये वीडियो के थ्रू जितनी भी छोटी हेल्प मिल सके अपने FMGs को, I would really be glad. So thank you so much. डेफिनेटली डॉक्टर। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर आज का सेशन। हाँ, तो माय क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज योर टेक ऑन द न्यू NMC ड्राफ्ट। उसके प्लस पॉइंट क्या आपको लगते हैं, माइनस पॉइंट क्या लगते हैं। इट इज़ सेफ नाउ टू गो अब्रॉड फॉर MBBS और इंडिया में ही करना चाहिए, आपके क्या व्यूज़ है। जब से ये NMC वाला ड्राफ्ट आया है, देयर इज बीन एन हैवॉक अमंग द स्टूडेंट्स। सब बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्पेशली वो 3.3 वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत दिक्कत दे गया है स्टूडेंट्स को। डेफिनेटली। सो आई पर्सनली फील कि अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट है। आई गेस अभी किसी की सिग्नेचर भी नहीं है नीचे। सो एंड NMC इज ओपन फॉर आवर सजेशंस। तो देर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग लोग हैं दोज आर रेजिंग क्वेश्चंस फॉर आवर राइट्स। एंड आई थिंक कि वो पॉइंट जो है 3.3 वाला FMGs वाला जो 2 साल में क्लियर करना है, वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी तो है। बट अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट है, अभी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो माई सजेशन फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग इज दैट कि वो ज़्यादा अजम्पशंस ना करे कोई भी चीज़ या इस ड्राफ्ट को लेके। वो द वे दे आर प्रिपेयरिंग, बस वो अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करे। अभी कुछ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, सो लेट्स नॉट जस्ट गेट पैनिक्ड एंड इतना कि अपना प्रिपरेशन पे कोई उसकी इफेक्ट ना होने दे, इज़ व्हाट आई सजेस्ट। एंड देखते हैं, समथिंग पीपल आर वर्किंग ऑन इट, सो होपफुली कुछ पॉजिटिव आएगा उस बारे में। एंड डेफिनेटली। और डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, कोई पॉजिटिव पॉइंट इस ड्राफ्ट के है, कोई नेगेटिव पॉइंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैंने बताया, FMGs वाला जो था 2 साल में कंप्लीट करना है, वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है। लाइक वी आर नो वन बट वी आर इंडियंस जो सिर्फ अब्रॉड पढ़ने के लिए गए हैं। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ IMGs एंड FMGs के लिए ऐसे अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। एंड अब्रॉड जाने की बात करें तो आई थिंक येस, इट्स ओके इफ़ यू गो अब्रॉड फॉर परस्यूइंग योर मेडिकल एजुकेशन, बिकॉज अगर NEXT इम्प्लीमेंट होता भी है तो एनीवेज आप चाहे इंडिया में करो या बाहर करो, यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम, यू कैन नॉट एस्केप द एग्जाम। डेफिनेटली। It's okay if you are planning to do your medical education from abroad. Okay, definitely, doctor. Going to next question.
Doctor, first of all, I want to know how did you pass your FMG December 2020? What was your motivation throughout the journey? और कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हो जो आपको भी जर्नी में आए हैं जो हम डॉक्टर्स के साथ शेयर करना चाहते हो आप? मोटिवेशन, आई थिंक मेरे लिए माई गोल वॉज माई मोटिवेशन. वी ऑल हैव आवर गोल्स इन लाइफ, राइट? वी ऑल सी आवर फ्यूचर Right. सेल्व्स कि हमें आगे जाके ये बनना है, हमें ये फील्ड चूज करनी है, ये डिग्री और जाके ये करना है. सो बेसिकली माई गोल वॉज माई मोटिवेशन कि मुझे ये करना है. एंड वो चीज़ करने के लिए द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू क्लियर द FMG एग्जाम. उसके बिना ऑफिशियली यू आर जस्ट 12th पास इन इंडिया, राइट? Yes. So, plus I had two clear pictures in my mind. One, ki what if I clear FMG in a go, like first attempt, and second, what if I don't? तो वो सिनारियो Okay. मेरे माइंड में क्लियर था. एंड व्हाट इफ आई डोंट वाला जो था वाज माय मोटिवेशन कि, एंड ऑफ कोर्स पीपल हैड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी. सभी Yes. सभी पेरेंट्स, फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, एंड नोबडी वुड लाइक टू डिसअपॉइंट देम. सो ऑल इन ऑल ये सारा जो था वो वॉज माई मोटिवेशन कि हाँ कुछ Okay. करना है. एंड डिस्ट्रैक्शंस की बात करें तो व्हेन यू हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, तो आई डोंट थिंक इससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कोई हो सकता है. सो या आई हैड द सेम डिस्ट्रैक्शन. एंड यू नो व्हेन यू आर इन योर लास्ट ईयर, फाइनल ईयर में होता है, तब तुम्हें दुनिया की सारी मजे करने होती है. तो हैंग आउट करना होता है, तुम्हें घूमना रहता है, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना रहता है पूरे पूरे दिन. हाँ. कि पता नहीं अब कब मिलेंगे, ऐसे थोड़े हाँ इमोशनल हो वही जाते हैं. कहीं ना कहीं ऐसा दिमाग में रहता है कि अभी लास्ट ईयर है, एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? पास होके तो फिर तो लाइफ ऐसी रहेगी नहीं, लाइफ चेंज हो जाएगी. तो वो एक थोड़ा थॉट रहता है दिमाग में कि अभी जो टाइम मिला है उसको एंजॉय कर लेते हैं. और ऐसा हो जाता है कि अभी घर जाके अपने पास 6 महीने होंगे तब पढ़ लेंगे वगैरह, अभी चिल कर लेते हैं. सो या ये सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं. बट आई थिंक अगर तुम्हारी प्रायोरिटीज स्ट्रेट हो तो आई डोंट थिंक कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें कोई भी दिक्कत कर सकता है. So, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर आपको. आप इंटर्नशिप में है, आप भी कोविड ड्यूटी कर रहे हो और हमें गर्व है. सभी जो कोविड वॉरियर्स हैं उन पे, आप पे भी गर्व है क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम है और अभी हमें एक होके देश सेवा में लगना है. तो आई एम प्राउड ऑफ यू डॉक्टर. everybody is doing a commendable job. दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी. सो वी ऑल शुड बी प्राउड. Yes, definitely, definitely. Next question is, how was your exam hall experience? मतलब जब एग्ज़ाम देने आप गए दिसंबर में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था, कैसे वाइब्स थे? पूरा थोड़ा डिटेल में बताइए डॉक्टर. सो अभी भी मुझे गूजबम्स आ रहे हैं जब मैं ये आंसर कर रही हूँ. ऑब्वियसली जब तुम्हारी एग्जाम होती है उस दिन की सुबह तुम बहुत डरे हुए रहते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आता, कल जो पढ़ा था वो भी याद नहीं आ रहा. सो ये कॉमन होता है आई गेस सबके लिए. सो मेरे साथ भी यही हुआ था. मेरा सेंटर गांधीनगर में आया था. एंड गांधीनगर आई मस्ट से इज़ अ सिटी जहाँ से तुम्हें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है. मुझे पर्सनली ऐसा फील ज़रूर हुआ था. सो या एग्ज़ाम हॉल के जाने के पहले मैं भी बहुत ज़्यादा पैनिक थी. मुझे भी ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, इस बार तो होने से रहा ये वो. बट इवेंचुअली व्हेन आई वेंट इनसाइड, भगवान को याद किया जो हम सभी करते हैं ऐसे टाइम पे. एंड जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व मैंने करना शुरू किया एंड आई रिलैक्स्ड माई सेल्फ. पहले तो पानी पिया बहुत सारा. एंड जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, फिर धीरे धीरे मैं ऐसे सेटल हुई. एंड जैसे जैसे आई कंप्लीटेड माई एग्ज़ाम एंड सब कुछ ठीक रहा. एंड आई पर्सनली फील कि जो तुम्हारा सेंटर होता है, जो वहाँ की वाइब्स होती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. इट अफेक्ट्स द वे यू थिंक, द वे यू रिकॉल करने के लिए भी ऐसी पॉजिटिव वाइब्स वाली जगह होना बहुत मैटर करता है. इज व्हाट आई. हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली. और आपके जो आसपास के स्टूडेंट्स थे, मतलब जो नेबर आपके आसपास हो रहे होंगे स्टूडेंट्स, उनके क्या हाव भाव थे? क्या आप पढ़ पा रहे थे उनके फेस पे क्या है, और कितने प्रिपेयर है, कितने कॉन्फिडेंट है,
क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब एग्ज़ाम में गया तो एक पेपर के बाद दूसरा पेपर जब था तो 2-3 डॉक्टर्स तो सो ही गए थे क्योंकि गिव अप कर दिया था उन लोगों ने। तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स के साथ? मेरे बाजू में एक लड़की थी, वो तो हुँ, रोने ही लगी थी, क्योंकि अगस्त का पेपर जैसा हमने देखा था कि इट वाज हुँ, वेरी टफ एंड पूरा क्लिनिकल था, तो एवरीबडी हुँ, वाज हुँ, ऑलरेडी फ्राइटन्ड उस चीज़ को लेके कि दिसंबर में पता नहीं और ज़्यादा टफ आएगा, क्या होगा क्या नहीं हुँ, होगा। सो द हुँ, गर्ल नेक्स्ट टू मी वाज लिटरली क्राइंग कि नहीं होगा। बट देन दिसंबर अगस्त के हिसाब से लोगों ने प्रिपेयर करा था, तो दिसंबर का पेपर काफ़ी लाइट गया उन लोगों के लिए। सो तो ब्रेक तक शी वॉज वेरी पैनिक, बट ब्रेक के बाद शी वॉज लाइक कि इस बार तो मैं पास हुई 100%। तो हुँ। इट वॉज मिक्स्ड फीलिंग्स अराउंड मी, कोई खुश था कोई दुखी था। So, ओके, जिन लोगों ने प्रिपेयर किया था अच्छे से वो लोग खुश थे, जिन लोगों ने नहीं किया था वो लोग दुखी थे, सिंपल यही बात है। yes, very simple. तो उसी बात पे आगे बढ़ेंगे। आपने अपनी एफएमजी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? क्या सोर्सेस यूज़ किए थे आपने? क्या ट्रिक्स टिप्स आपने अपनाई थी? रिवीजन कितनी बार किया था? वो थोड़ा डिटेल में आप बताएं तो सभी डॉक्टर्स को अच्छा रहेगा। जिस यूनिवर्सिटी में मैं थी, पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी, हम्म, वहाँ पे थर्ड ईयर से हमें देर इज दिस इंस्टीट्यूशन, दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन, टीम मोटिवेशन हम्म, करके। सो वहाँ से ओके, फैकल्टीज आती थी। थर्ड ईयर से वी स्टार्टेड गेटिंग कोचिंग स्पेशली फॉर एफएमजी एग्जाम। सो आई ओके, थिंक एफएमजी वाली जो फैकल्टी थी वो हमको आके पढ़ाते थे वहाँ पे। हम्म, सो दैट घर वाज, से आते थे वो? यस यस। ओके, So that was, I think, the initiation point कि हाँ, this is the way you have to study, this is what हम्म, exam is going to be, and ये हम्म, इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है. So I guess team motivation has played a very great important role in my preparation, in starting my preparation, क्योंकि वो वहाँ हम्म, उन्होंने they created a spark टू इनिशिएट आवर हम्म, स्टडीज, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो तुम बस चिल कर रहे होते हो, तुम्हें पता नहीं होता है, यू डोंट हैव अ प्रॉपर वे, यू डोंट हैव अ प्रॉपर गाइडेंस कि कैसे क्या करना है. सो हम्म, व्हेन यू हैव समवन हु गाइड्स यू, तो आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट. सो या थर्ड ईयर में हमारी कोचिंग शुरू हुई, एंड दैट इज फ्रॉम वेयर आई इनिशिएटेड. सो थर्ड ईयर में तो बस ऐसा होता था कि क्लासेस जाओ और घर आके उसको रिवाइज करो, बस यही, ज़्यादा नहीं. It हम्म, was in the mid of the fourth year that I sincerely started preparing for FMG, and my ओके, goal was कि फोर्थ ईयर के एंड तक मुझे बेसिक सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, जैसे कि एनाटॉमी, बिल्कुल, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हम्म, फार्मा, माइक्रो. हम्म, एंड देन फिफ्थ ईयर से आई स्टार्ट विथ क्लिनिकल्स, बिकॉज आई थिंक कि क्लिनिकल्स तुम डायरेक्ट स्टार्ट करते हो तो इतना तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं मिलता है, इतने हम्म, तुम्हारे बेसिक सब्जेक्ट्स क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम्म, उससे तुम्हारे क्लिनिकल्स में भी तुम्हें समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है. सो फोर्थ ईयर में डेफिनेटली, मेरा टारगेट यही था कि मुझे बेसिक सब्जेक्ट्स क्लियर करना है, हम्म, बिकॉज आई थिंक तुम्हारा बेस क्लियर होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग, इन हम्म, सॉल्विंग MCQs. So हम्म, I used to do a topic, and then उस टॉपिक के I हम्म, used to solve the MCQs. दूसरे सोर्सेज मैंने प्रेपलेडर यूज़ करा था. आई हैड मैरो का क्वेश्चन बैंक, एंड हम्म, एंड में आई हैड आई गेस 2 या 3 मंथ्स का अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ था. सो ऑल इन ओके, all this collectively has helped me in clearing my exam. एंड आई हैड दिस हैबिट कि अगर कोई भी चीज़ मुझे डिफिकल्ट लगती है तो आई यूज टू मेक हम्म, चिट्स ऑफ इट, एंड मेरे सामने आई हैड अ स्टिक बोर्ड स्टडी टेबल के ओके, सामने, एंड आई यूज टू स्टिक इट. सो आते जाते या सुबह उठ के बस वो चीज़ तुम एक बार देख भी लो, तो जो भी चीज़ हम्म, मुझे ऐसे डिफिकल्ट लगती थी आई यूज टू डू दैट. सो ऐसे हम्म, आई डिड माई स्टडीज. ओके। कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन सब्जेक्ट्स पे आपने ज़्यादा फोकस किया था? और कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जो आपके वीक सब्जेक्ट थे, और कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे? हमारे सीनियर्स वाज द फर्स्ट बैच हु अपीयर्ड फॉर एफएमजी एग्जाम इन 2019 दिसंबर. तो उनका ओके, पेपर देख के ऐसा लगा था कि नाउ द
questions are more of clinical. The exam pattern has more been inclined towards the clinical pattern. So my main focus was कि clinical subjects जैसे कि medicine, obs gynae, ENT, ophthalmology, orthopedics, ये सारे were my main subjects कि जो मुझे करने थे Okay. कैसे भी करके. And weak subjects तो एक तो सब्जेक्ट कॉमन होता है वीक में जो कि है बायोकेमिस्ट्री. तो सेम विथ मी इट वाज क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं वो आई डू नॉट डू वेल इन दोज सब्जेक्ट्स इतना ज़्यादा. क्लिनिकल ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट होते हैं आई एम दोज आर माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स. तो Okay. जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे आई ट्राइड. मेरा वीडियो ओरिएंटेशन ज़्यादा अच्छा है जो मैं एक बार देख लेती हूँ. आई बेटर ग्रैस्प वीडियो थिंग्स. सो मैं उसके रेदर देन रटोफाइंग थिंग्स एंड रेदर देन रीडिंग इट अगेन एंड अगेन इससे दिमाग खराब करने के इंस्टेड आई यूज टू वॉच वीडियोज ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो मुझे वीक लगते थे. कंटिन्यूस वीडियोज देख देख के एंड कंटिन्यूस MCQ सॉल्व करके आई somehow managed to study my weak subjects जो theoretical Okay. subjects होता है. And I tried making notes उसके जितने कलरफुल as possible ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे पढ़ने में. हाँ, यही बात है ना कि नोट्स खोले तो इंटरेस्ट आपका बनना चाहिए. फिर ये नहीं कि न्यूज़पेपर की तरह सिर्फ ब्लैक एंड वाइट करके रख दिया हो आपने. So I had और मैं हाँ फ्लो चार्ट्स बनाए थे. I had stick pictures of few things. So ऐसे I tried making my notes interesting. गुड गुड. और आपके कोई और भी दूसरा कोई वीक सब्जेक्ट रहा हो ऐसा? सिर्फ बायोकेमिस्ट्री तो आई थिंक सब मेजोरिटी सबका रहता है वीक सब्जेक्ट. Biochemistry है. Micro is also my weak subject. Anatomy, I have interest in anatomy, but ये होता है कि I don't remember stuffs for longer time. Anatomy अच्छा. specifically की बात करें तो. अच्छा, ओके ओके. Coming to next point, Doctor, what was your revision strategy and how many times you did revision? Revision I did for 3 times, I guess. Obviously not all the subjects. I had an idea कि हाँ भाई एग्ज़ाम जो होने वाला है वो क्लिनिकल होने वाला है. So the clinical subjects के revision I made basically clinical subjects को मैंने priority बना के रखा था. So I had 3 times revised those subjects. Obviously not all the topics. हमें पता होता है कि ये topics important है. There are various sources they keep on telling कि ये topics करना है. So topic wise revision was what I did. So at least and I would also suggest कि at least तुम्हारा 3 से 4 बार revision हो जाना चाहिए. That gives you बिल्कुल. confidence and the more and more MCQs you solve, the more and more तुम्हें clear हो जाता है कि तुम्हें clinical questions को कैसे approach करना है. So वही मेन बात होती है क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठते हैं ना तो 3-4 लाइन का क्वेश्चन देख के डर ना जाए इसके लिए प्रैक्टिस करनी है क्योंकि डर गए वहीं मार्क्स तो चले गए हैं. अगर तू पैनिक हो गया एग्जाम में तो फिर बस वहां से हाँ, और ऐसा भी नहीं है 3-4 लाइन के क्वेश्चन जो है उनमें हिंट दी गई हुई है पर हम जब 4 लिटी देखते हैं ना वहीं हमारा आधा तो कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है. तो अगर हम मेन पॉइंट पे फॉर एग्जांपल फीमेल है मेल है या उनकी एज कितनी है, मेन सिम्टम कौन से है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इन सब पे फोकस करें तो इजीली ये पेपर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वर्ड है जिससे हमें आंसर मिल सकता है, एक ही वर्ड, और वो क्वेश्चन होता है 6-7 लाइन का. ये तुम्हें तभी पता चलता है जब तुम खुद सॉल्व करते हो, बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो, तब तुम्हें पता चलता है. हाँ, तभी आंख उधर रुकती है कि ये सिम्टम है, ये पूछा गया है, और माइंड भी उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है. उसके लिए प्रैक्टिस, जैसे आपने बोला, प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है. वेरी मच. और बड़े बड़े एमसीक्यूज में ये हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगस्त में बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ था कि उनके क्वेश्चंस ही छूट गए थे जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम नहीं था. सो बड़े बड़े एमसीक्यूज में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आई गेस तुम्हारे प्रैक्टिस के साथ ही होगा. हाँ, और अभी जैसे पैटर्न हम देख रहे हैं उस हिसाब से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है.
तो लास्ट टाइम पे भी, अपने टाइम पे भी अप्रॉक्स 80 to 100 जितने इमेजेस थे। तो अब जो आने वाले एग्जाम्स है, जून है, दिसंबर की है, तो उनमें भी डॉक्टर्स जो है वो इमेजेस पे फोकस करें तो उनका जो थियरी वाला पोर्शन है उस पे से बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। इमेजेस में यू कैन नॉट, द थिंग्स विद इमेज बेस्ड क्वेश्चन इज दैट इमेजेस तुम रट्टा नहीं मार सकते और ना ही तुम ऐसे हम्म। बार बार देख के उसे याद कर सकते हो। सो मेरी स्ट्रेटजी, मैंने इमेजेस ऐसे ये लर्न किया कि जब व्हेन आई यूज टू गो टू स्लीप या जब भी मुझे हम्म। पढ़ पढ़ के बोर होता था, दैट वाज द टाइम व्हेन आई यूज टू लुक एट द इमेजेस। अगर तुम इमेजेस एक बार देख भी लो ना, चाहे वो डरमा के हो, रेडियो के हो या एनी सब्जेक्ट के हो, तो तुम्हारे दिमाग हम्म। में बैठ जाते हैं। सो इमेजेस तुम ऐसे स्पेशली कि हाँ भाई 1 घंटा मुझे इमेजेस रटने हैं, ऐसे तुम नहीं कर सकते। हाँ डेफिनेटली, और उतना टाइम भी देना नहीं चाहिए क्योंकि थियरी पोर्शन ज़्यादा टाइम लेता है। मैं भी मेरी प्रिपरेशन के टाइम क्या करता था, मैं जब भी खाना खा रहा हूँ या फिर वॉक पे निकला हूँ, क्योंकि पूरा दिन जब पढ़ते थे ना हम प्रिपरेशन में, तो वॉशरूम में गए, टीवी देख रहे, फैमिली को टाइम भी देना पड़ता है, तो खा रहे, तो मैं मेरा जो सोर्स है आईपैड लेके बैठ जाता था खाते खाते या फिर टीवी देखते देखते, बाजू में पीडीएफ चालू रखता था। तो वो टाइम भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक अलग से टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तुम बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कार में बैठे बैठे क्या हाँ करना है, तो तुम बिल्कुल बिल्कुल ये कर सकते हो, इमेजेस। बिल्कुल। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर साहब आप हमें गाइड करिए, जो भी एग्ज़ाम, जो भी डॉक्टर्स अभी जून की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि अभी जून में जो है वो दो टाइप के डॉक्टर्स एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। एक जो रिपीटर्स है और एक जो है वो फ्रेशर्स है, यानी कि जो पहली बार जून में अपीयर कर रहे हैं। तो हम दो पार्ट में इसका आंसर लेंगे, एक रिपीटर्स के लिए और एक फ्रेशर्स के लिए। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी डॉक्टर साहब? जून में एग्जाम है, देर आर हार्डली फ्यू डेज लेफ्ट, तो चाहे वो रिपीटर्स हो या फ्रेशर्स हो, पहले तो ये बात है कि प्लीज़ डोंट पैनिक और खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखे, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट और ज़्यादा घबराए नहीं कि इतने ही दिन बाकी है, कितना कुछ पढ़ लेंगे, कोविड क्राइसिस चल रहे हैं, ये वो, तो ये सब दिमाग में ना लाए। यू जस्ट गिव योर बेस्ट एंड आई डोंट थिंक कि नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द सक्सेस एंड व्हाटएवर यू डिजायर। सो अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि कोई भी नया सब्जेक्ट अभी ना उठाए पढ़ने के लिए। जितना भी तुमने अभी तक प्रिपेयर करा है, आई एम प्रीटी श्योर कि इतना कम समय बचा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव ऑलरेडी बीन वेल प्रिपेयर्ड। सो आई वुड सजेस्ट कि कोई नया सब्जेक्ट अभी शुरू ना करे। जो भी तुमने अब तक प्रिपेयर करा है उसी को बार बार रिवाइज करे, बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करे। देयर इज दिस ऐप प्री पीजी करके, जहाँ पे रैंडम एमसीक्यूज तुम्हें मिलते हैं। तो बस सोते सोते या कहीं पे भी जब भी तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम मिले, कीप सॉल्विंग एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज इज द वन विच विल हेल्प यू अ लॉट इन एग्जाम। डेफिनेटली। एंड नाउ वी ऑल नो कि एग्जाम इज ऑल इंक्लाइन टूवर्ड्स क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, तो बस क्लिनिकल सब्जेक्ट को अपना प्रायोरिटी बनाए अभी इस मोमेंट पे। मेडिसिन है, ऑब्स गायनी, ईएनटी, जो सब्जेक्ट्स मैंने पहले बताए उसमें ज़्यादा फोकस करे, उसके ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करे, ज़्यादा से ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, एंड आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके डॉक्टर साहब, और आपके हिसाब से ये जून की एग्जाम के लिए कौन से मेन सब्जेक्ट होने चाहिए? जैसे आपने बता तो दिया, पर एक बार स्पेसिफिक बता देते तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता डॉक्टर्स को। कौन से ऐसे मेन सब्जेक्ट है जो ज़्यादा स्कोरिंग है, और कौन से मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिन पे क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं? मेडिसिन इज द वर्ड, तुम्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मेडिसिन करना है। ऑब्स गायनी इज द वन विच इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग, इज व्हाट आई पर्सनली फील कि बहुत स्कोरिंग है। यू बहुत इजी हिंट्स मिल जाती है क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम। सो ओबीजीवाई तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। पीएसएम, इट इज़ नॉट अ क्लिनिकल सब्जेक्ट, बट पीएसएम का वेटेज बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक पीएसएम इज़ ईजी टू ग्रैस्प एंड इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। भले ही वो क्लिनिकल नहीं है, बट पीएसएम आई थिंक तुम्हें कर लेना चाहिए। ऑफ्थेल्मोलॉजी, ईएनटी आर बोथ clinical and are also scoring subjects.
एंड रेडियो में इमेजेस में तुम्हें स्ट्रांग रहना है, क्योंकि दिसंबर में भी देयर वर मेनी मेनी क्वेश्चंस रेडियोलॉजी से आए थे। तो क्योंकि पहले एग्जाम में ऐसा होता था कि पीपल वो कीपिंग रेडियोलॉजी एज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि 5 मार्क का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा, ऐसे सबके इंट्यूशंस थे। बट नाउ आई थिंक तुम्हें रेडियो एंड डर्मा को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली द इमेजेस ऑफ these two बिल्कुल subjects. बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से, उनके लिए क्या गाइडेंस होगा आपका? कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करें, कैसे प्रिपेयर करें? क्लिनिकल एमसीक्यूज अभी से स्टार्ट कर दें? आपका गाइडेंस दिसंबर जो 2021 की एफएमजी है उनके लिए क्या है? आई एम नॉट अ जीनियस, बट जो जो मिस्टेक्स मैंने करी है उसके मुताबिक आई लाइक टू सजेस्ट यू थिंग्स। फर्स्ट इज दैट कि तुम इंटीग्रेटेड लर्निंग करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई एक सिस्टम उठा रहे हो, मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम उठा रहे हो, तो पैथो का रेसिपी करो, फार्मा का सेम करो, मेडिसिन का करो, एंड देन गो फॉर सर्जरी। सो व्हेन यू हैव दिस इंटीग्रेटेड लर्निंग, आई थिंक वो तुम्हें बहुत ईजी होता है ग्रैस्प करने में एंड इन अंडरस्टैंडिंग। मैंने ये चीज़ एंड में करी, तो आई एम लाइक कि अगर ये मैं पहले ही करती तो मेरे सब्जेक्ट्स, एक तो ये है कि कम टाइम में यू आर कवरिंग 3 to 4 सब्जेक्ट्स। सो ये मैंने बहुत लेट शुरू करा था। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट पीपल दोज हु आर प्रिपेयरिंग, कि यू हैव इंटीग्रेटेड लर्निंग। इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग MCQs ऑल्सो, एंड इन योर पर्सनली भी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट यू मेक सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल। सी आई नो कि टाइम टेबल बनाते हैं तो वो फॉलो तो होता है नहीं, लाइक ऐसे बिल्कुल एकदम टाइम टू टाइम होता है नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि हाँ मुझे एनेट 15 डेज में कंप्लीट करना है, नेक्स्ट 15 डेज में आई हैव टू कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट 25 या 30 डेज में मेडिसिन खत्म करना है। सो यू हैव सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल, सो एटलीस्ट यू हैव टारगेट्स। बिकॉज आई थिंक कि टारगेट अगर तुम्हारे पास नहीं होता है तो बस यू कीप ऑन डिलेइंग थिंग्स, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन तो अपने सब माइंड में है ही। सो आई थिंक भले ही वो तुम्हारा टाइम टेबल एकदम ऐसे प्रॉपरली फॉलो ना हो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव योर टारगेट्स सेट, इज व्हाट आई फील। थर्ड पॉइंट इज दैट डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीबडी एल्स कि उसने इतने सब्जेक्ट्स कर लिए हैं। बिकॉज 2-3 दिन पहले आई वॉज टॉकिंग टू अ जूनियर एंड शी वॉज लाइक कि दीदी मेरे बैच में सबका सब कुछ हो गया है, मेरा कुछ नहीं हुआ है। दो शी इज स्टडिंग एंड शी इज जेन्युइनली एन एक्सलेंट स्टूडेंट। तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट कंपेयर कि कौन क्या कर रहा है, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू अनलेस यू योर सेल्फ हेल्प तुम खुद को। डेफिनेटली। Trust in your own instinct and don't panic on looking around what people are doing. And I've जैसे कि repeatedly मैंने बोला है कि MCQ सॉल्व करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। और दिसंबर के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो वो छोड़ सकते हैं, या फिर सभी सब्जेक्ट पे फोकस करें? अगर फोकस करें तो कौन से मेन सब्जेक्ट है ऐसा? के टाइम में आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम कोई भी सब्जेक्ट छोड़ो, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चंस जो है वो इंटीग्रेटेड आने लगे हैं। यू डोंट नो कि पहले ऐसे होता था कि वन लाइनर्स आते थे, तो वी नो कि ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का है, ये क्वेश्चन माइक्रो का है, बट नाउ इट इज ऑल इंटीग्रेटेड। सो यू कैन नॉट इवन मेक आउट कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, मेडिसिन का है या पैथो का है या फार्मा का है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि तुम कोई भी सब्जेक्ट छोड़ो, या तुम प्रायोरिटीज वाइज अपने सब्जेक्ट सेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो मैंने पहले बताए वो तुम्हें वो प्रायोरिटीज करने ही है, और बाकी सब्जेक्ट्स तो आई डोंट थिंक तुम्हें कोई छोड़ने चाहिए। जैसे कि अभी एग्जाम की पैटर्न चेंज हो रही है उस हिसाब से। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि स्टिक टू वन नोट्स। ऑब्वियसली तुम MCQs अलग अलग प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक्स, बट नोट्स अगर तुम सारी जगह से पढ़ोगे तो दैट विल एंड अप इन मेकिंग यू योर सेल्फ फ्रस्ट्रेटेड। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कहाँ से पढ़े। सो आई वुड सजेस्ट कि एक ही नोट पे स्टिक करो। MCQs तुम लो अलग अलग सब्सक्रिप्शन MCQs के लिए। एंड ग्रुप डिस्कशन, हेल्दी ग्रुप डिस्कशन इज
आई फील कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि द मोर यू शेयर एंड द मोर यू लिसन टू पीपल, तुम्हें ज़्यादा याद रहता है. सो ग्रुप डिस्कशन, अपना हेल्दी ग्रुप बनाओ, हैव ग्रुप डिस्कशंस, दैट विल रियली रियली हेल्प यू. ओके ओके, डेफिनेटली डॉक्टर. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर द गाइडेंस. आई होप जो जून में डॉक्टर्स अपीयर हो रहे हैं, जो दिसंबर में अपीयर हो रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी. उनको प्रिपरेशन के लिए पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा. तो अब डॉक्टर्स को सब कुछ क्लियर है, अब उनको सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है. तो मैं आपको बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ बोलिए, अपना कुछ शेयर करें, जिससे डॉक्टर्स मोटिवेट हो जाए और ये एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दें. डॉक्टर साहब, कि नेवर लूज होप. अगर तुम्हारे गोल सेट है और तुमने उस हिसाब से काम करा है तो डेफिनेटली तुम्हें कोई नहीं रोक सकता टू रीच द एपिटोम ऑफ सक्सेस. सो नेवर लूज होप एंड वर्क हार्ड, क्योंकि नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स इफ यू आर वर्कड हार्ड. एंड डू नॉट फोकस ऑन what you cannot do, what you are weak in. Focus on what you are capable of. definitely. So this will give you confidence in your life and bring and you will learn new things on the way. So keep working hard and my best wishes to everybody. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो. आपने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें गाइड किया, सभी डॉक्टर्स को हेल्प मिली. आई होप आप भी अपने फ्यूचर में ऐसा ही सबको गाइड करते रहो. आप भी आपके जो सारे ड्रीम्स है, सारे गोल्स है, वो अचीव कर लो और आपको भी सक्सेस मिले. और कीप सर्विंग द नेशन. अभी कोविड-19 की पेंडेमिक चल रही है, हाँ, तो उसी में मैं भी आपकी तरह एक कोविड वॉरियर ही हूँ. तो हमारे जो थैंक यू सो मच. हमारे जो आने वाले डॉक्टर्स हैं, मे बी उनको भी कोविड में सर्व करना पड़ेगा. तो ये गाइडेंस काफ़ी अच्छा रहा, आपने अच्छा मोटिवेशन दिया. और इस वीडियो से अगर किसी एक डॉक्टर को भी हेल्प मिलती है तो आपको और मुझे, आई होप आपको और मुझे दोनों को बहुत खुशी होगी. थोड़ी सी भी अगर कहीं थोड़ा एक पॉइंट भी अगर किसी को इफेक्ट कर जाए तो दैट वुड बी अ लॉट. तो हाँ, पूरा पर्पस जो है ये वीडियो बनाने का, वो पूरा अचीव हो जाएगा. Thank you so much, Doctor, once again. So much for having me. It was a pleasure talking to you. Thank you. Bye-bye and take care. Thank you so much. Take care. I hope this video help you. एंड अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि एनएमसी का जो ड्राफ्ट आया है उसके हिसाब से हमें 2 साल में एग्ज़ाम क्लियर करनी है. तो जल्द से जल्द अवेयरनेस फैलाओ और पढ़ाई स्टार्ट कर दो. और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो, मैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़ जाओ. अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हो. थैंक यू.